नमस्कार दोस्तों, पीएन सर की गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये परीक्षा 2021 में आए हुआ प्रश्न पत्र है जिसे आज मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। अल्बर्ट बडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। तो अल्बर्ट बडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था अधिगम के सिद्धांत में? तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी आंसर आपका डी होगा। इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखिए, अल्बर्ट बडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बडूरा ने किया था। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है, ऐसा अल्बर्ट बडूरा मानते हैं। फिर आगे कहते हैं, अधिगम सिद्धांत के बीच की योजक कड़ी है। कौन? व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेमंड कैटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? व्यक्तित्व कारक जो है रेमंड कैटेल द्वारा कितने प्रस्तावित किए गए थे? तो जो आंसर होगा आपका सी होगा। रेमंड कैटेल द्वारा व्यक्तित्व कारक जो है 16 बताए गए हैं। कितने? 16 व्यक्तित्व कारक बताए, जिसमें से कैटेल के अनुसार 23 मूल शील गुण होते हैं जो समान व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 12 ऐसे शील गुण होते हैं जो असमान व्यक्ति में पाए जाते हैं। 23 में से 16 को कैटेल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। इसे मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार की जाती है, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या 16 पीएफ की संख्या दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक में सम्मिलित नहीं है? मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, व्यक्तिवाद, समूहवाद। बाकी सारा शामिल है, जैसे दैहिक आवश्यकताएं, स्नेह और आत्म सिद्धि, जबकि व्यक्तिवाद, समूहवाद
इसमें शामिल नहीं है मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुसार। अगला है देखिए थोड़ा सा इसमें मैस्लो द्वारा महत्व के आरोही क्रम में निर्धारित मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं निम्न हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा बचाव आवश्यकताएं, संबंधन एवं स्वीकृति आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं। तो आवश्यकताओं के 5 मूलभूत उन्होंने बताया है। आगे देखिए, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो द्वंद्व। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और इस पेपर में भी यही आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो आंसर है आपका डी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो है आपका स्टीफन कोरे से संबंधित है। कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में माना जाता है। स्टीफन कोरे के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाली अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीके से समाधान खोजा जाता है। चलिए अगला है, नहीं अभी थोड़ा सा और देखिए इसमें क्या है, तब आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वंगिम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में अध्यापकों के लिए अनुसंधान की आवश्यकताओं पर बल दिया है। स्टीफन कोरे जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया। स्टीफन कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के जनक के रूप में देखे जाते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जनक के रूप में भी स्टीफन कोरे को जाना जाता है, जो एनसीईआरटी ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 1962 में रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त हो? तो यह एक धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन सा शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, उपचारात्मक शिक्षण में सीखने वाले
बालकों के उपयुक्त होते हैं, के लिए उपयुक्त होता है। कमज़ोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोषपूर्ण प्रभाव को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, या शिक्षार्थियों की कमजोरी को दूर करने की प्रक्रिया को उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे प्राप्त ज्ञान में कमियों का निराकरण करना, कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों और दोषों को सुधारना, समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रस्तावित करना, समाज में स्वीकृत आदतों का परियोजना तय करना, और विषय विशेष को सीखने में अक्षमताओं को दूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सात नंबर का। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की जो खेल कूद कराया जाता है स्कूलों में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है आपका वृद्धि और विकास का सिद्धांत पर यह स्कूलों में खेलकूद कराया जाता है। बच्चों में क्या होगा? वृद्धि और विकास होगा। चलिए अगला है, एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसके? राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होंगे, प्रोफेसर यशपाल। आइए थोड़ा डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामों में यहीं से अगली कड़ी पूछ दी जाती है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। विद्यालयीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्यों की रूपरेखा की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया। मतलब विद्यालय में किस प्रकार के पाठ को रखा जाए, उसकी रूपरेखा क्या बनाई जाए, इस समिति के ये रूपरेखा तैयार करने वाले एनसीएफ के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति 21 राष्ट्रीय फोकस समूह की गठन की गई। चलिए अगला, आउट हो गया था। चलिए 9वां क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आरटीई अधिनियम 2019 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो 6 से 14। और हो सके यह पूछ ले कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से।
जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा की व्यवस्था की गई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था। और इसका मेन पॉइंट देखिए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में कौन से संशोधन किए गए थे? तो 86वां संशोधन किया गया था मौलिक अधिकार के रूप में से रखने के लिए शिक्षा को। उल्लेखनीय है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल 86वें संशोधन में किया गया और इसे बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया। और इसके पश्चात देश में प्रारंभिक शिक्षा की मौलिक अधिकार दर्जा प्राप्त हो गया। इसके तहत 6 से 14 साल के तक के बच्चों के अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा व्यवस्था की गई। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो देखिए, दैहिक मतलब शरीर से जो प्रेरणा आती है, वो भूख तो आता है, प्यास आता है, नींद आती है, लेकिन उपलब्धि नहीं आती। यही इसका आंसर है, नहीं पूछा है। अगला देखिए, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करती है? शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करती है? ठीक है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करती है? तो अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, या भाषा पर, या सामाजिक आर्थिक स्तर पर। तो यह जो है एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो आधार माना जाता है वह है आपका अध्यापन शैली पर। ठीक है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो अध्यापन शैली पर। शिक्षण शैली 5 मुख्य प्रकार के होती हैं। कौन कौन से? व्याख्यान शैली, डिमॉन्स्ट्रेटर शैली, गतिविधि या क्रिया पद्धति शैली, समूह से पद्धति, हाइब्रिड पद्धति, इसे मिश्रित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। ये 5 शैलियाँ होती हैं। चलिए अगला, अनुपात पूछा है। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए जो है डी है 30 और 1 यही जो है RTE अधिनियम 2009 कहता है कि 30 बच्चों पर एक टीचर रहना अनिवार्य है। यानी एक क्लास में 30 बच्चे और एक टीचर उसे देखे, ये रेशियो रहनी चाहिए।
पूछ सकता है कि RTE 2009 में कुल 39 धारा 7 अध्याय है। लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है किसकी? तो योगात्मक मूल्यांकन का। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है किसकी? योगात्मक मूल्यांकन का। रचनात्मक मूल्यांकन का नहीं, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का नहीं, और नैदानिक मूल्यांकन नहीं, बल्कि योगात्मक। किसका? योगात्मक। जो 3 महीने 6 महीने के अंदर जो परीक्षाएं बीच बीच में टीचर लोग कराते हैं उसे ही मध्यावधि परीक्षा कहा जाता है। आइए थोड़ा डिस्कशन में समझते हैं इस बात को। मध्यावधि परीक्षा जो होता है योगात्मक मूल्यांकन का एक क्या है? उदाहरण है। योगात्मक मूल्यांकन व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों को मापकर वर्गीकृत करने में सहायता करता है। मध्यावधि परीक्षा एक अकादमिक ग्रेडिंग अवधि के मध्य में किसी दिए गए तिमाही सेमेस्टर के मध्य में दी जाने वाली परीक्षाएं हैं। यानी कि 3 महीने पे जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसके बीच में जो बीच में पढ़ा के जो टेस्ट लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मध्यावधि परीक्षा या मूल्यांकन। चलिए अगला है, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो जो वंश से उत्पन्न होता है वो जो रोग वह है फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया यह वंशानुगत रोग है। चलिए देखते हैं किससे कमी से होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया एक वंशानुगत रोग है जिसे आमतौर पर PKU के रूप में जाना जाता है, जिसमें शरीर में फेनिलएलनिन नामक एमिनो एसिड बनने लगती है। PKU जीन में दोष के कारण होता है जो फेनिलएलनिन को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम बनने में मदद करता है। इस रोग में ग्रस्त बच्चे कई तरह की समस्याओं हो सकती हैं उनमें। अब जिस बच्चे में यह चीज़ पाया जाता है उसे यही वाली बीमारी हुई है। कौन सी? बच्चों में अगर बौद्धिक विकलांगता है, हृदय रोग है, विलंबित वृद्धि है, समय से उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, जन्म के वक्त शिशु का वजन कम होना, एक असामान्य रूप से छोटा सिर होना, यह एक तरह से क्या है? इसी बीमारी को संकेत करता है। कौन सा? फेनिलकीटोन्यूरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। टोटल 30 क्वेश्चन आता है, अभी 15 क्वेश्चन हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि निष्पादन का परीक्षण है? बुद्धि निष्पादन का कौन सा परीक्षण है? तो यह है भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी बुद्धि निष्पादन की परीक्षण में कौन आता है? भाटिया बैटरी। देखिए भाटिया बैटरी के बारे में समझते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण जो है बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। निष्पादन परीक्षण से तात्पर्य है ऐसी परीक्षा जिसमें व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है जिसे वह अपने हाथों से ही करता है, जैसे चित्र को एक क्रम में सजाना, कुछ गुटकों को लेकर उनमें से एक नमूना बनाना, कोई वर्ग निर्माण
करना अथवा चित्र पूर्ति करना। जैसे कि कोई चित्र रहे उसे काट पीट रख दीजिए, फिर बच्चों से कहिए उसे जोड़ो। तो ऐसे कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? भाटिया बैटरी परीक्षण कहते हैं। अतः इन्हें अशिक्षित, विकलांग, गूंगे, बहरे आदि सभी प्रकार के बालकों पर प्रशासनिक किया जा सकता है। इस परीक्षण का निर्माण प्रोफेसर सी.एम. भाटिया ने किया था। किसने? प्रोफेसर सी.एम. भाटिया ने 1955 में किया। इनमें 5 प्रमुख बौद्धिक परीक्षण हैं, जिसे भाटिया बैटरी कहा जाता है, ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे कोह ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर पास एलायो परीक्षण, आंकिक तत्कालीन स्मृति परीक्षण, चित्र बनाना और आकृति चित्रण परीक्षण। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। फिर से क्या कह रहा है? मानव विकास आजीवन चलता रहता है। चलिए ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, ये भी सत्य बात है भाई, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा होता है। तो इसके जो जवाब आपको देने हैं वह देखिए। सतत विकास का सिद्धांत है ये, परस्पर संबंध का सिद्धांत है ये, समान प्रतिरूप का सिद्धांत है, या समान से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत है। इसमें जो आंसर वह समान प्रतिरूप का सिद्धांत होगा आंसर, क्योंकि अभी आंसर क्वेश्चन से मैच कराएंगे तो लगभग मैच खा जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ चला गया? हाँ, चलिए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। हाँ, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो संज्ञानात्मक विकास का अंतिम अवस्था जो है वो अमूर्त, औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था है। तो जीन पियाजे जी क्या कहते हैं? मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक जो होता है उसे संवेगात्मक गामक अवस्था होता है। उसके बाद प्री संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो आप समझ लीजिएगा, पूर्व, मूर्त, अमूर्त, और ये 3 लगभग एक जैसे कुछ साउंड आ रहा। संवेगात्मक ये प्रथम है, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है, ठीक है। उसके बाद 2 से
आगे चलता है 11 वर्ष तक। उसके बाद तो जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का अंतिम अवस्था जो होता है वो अमूर्त का होता है। तो संवेगात्मक का जो एज है वह जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष कट गया है। देखिए फिर 7 से 11 आता है, यह मूर्त होता है। फिर 11 से 15 तक अमूर्त होता है। फिर से देखते हैं, याद कर लीजिए 0 से 2 यानी जन्म से 2 संवेगात्मक, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त, 11 से 15 अमूर्त। चलिए अगला है अनुवांशिकी के जनक हैं। तो अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। आप क्लास 10 में ही पढ़े होंगे ये इनका प्रयोग, ग्रेगर जॉन मेंडल मटर पे किए थे। चलिए अगला है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया था? तो जो आपका आंसर होगा वह बी होगा, सिगमंड फ्रायड। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने किया था। देखिए इनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़ देते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मानव स्वभाव की उत्पत्ति 3 तत्वों से हुई है: इद, अहम, परा अहम, ईड, ईगो, सुपर ईगो। मनुष्य का आंतरिक मन एवं उसकी बुद्धि कार्य करने के आधार पर 3 प्रकार से बताया गया: चेतना, अचेतना और अर्धचेतना। 10 वर्षीय बालक है, उसकी जो मानसिक आयु वो 12 है, और बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो मानसिक को जैसा कि ऊपर लिखा जाता है, नीचे 10 लिखेंगे, उसकी जो एज है और 100 गुणे कर दिया जाता है। तो कट कर दीजिए यानी 120 आएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 21 नंबर का, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सी जैविक कारक नहीं है? व्यक्तियों को भिन्न बनाने में ऐसी कौन सी जैविक कारक नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी, अभिभावक बालक संबंध। ठीक है, बाकी सारे हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता
के निम्न कारण बताएं। वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, बुद्धि और स्वास्थ्य परिपक्वता। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। बाईस नंबर देखिए। ये क्या है? डाउन संलक्षण। क्या है? डाउन संलक्षण का कारण। डाउन संरक्षण का जो कारण है, संरक्षण का कारण या सिंड्रोम का कारण है, वह आंसर आपका होगा त्रिगुण सूत्र 21 है। डाउन संलक्षण या सिंड्रोम का कारण त्रिगुण सूत्र 21 है। इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ट्राइसोमी 21 नाम से जाना जाता है। ये क्या है जरा समझते हैं इसे। वास्तव में यह एक आनुवांशिकी विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होती है। इसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। सामान्यतः गर्भावस्था होते समय शिशु अपने माता पिता से 46 क्रोमोसोम प्राप्त करता है, 23 माता का, 23 पिता का। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, जिससे यह बच्चा ग्रसित हो जाता है। शारीरिक बौद्धिक विकास देरी से होता है। एक क्रोमोसोम ज़्यादा होने से इस विकास से ग्रस्त बच्चों में शारीरिक बौद्धिक विकास देरी से होता है। देखिए आप पढ़ेंगे तो अवश्य अपने ऊपर सारी चीज़ें मैसेज आता रहा बीच में। चलिए अगला है विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय बताइए। तो इसका आंसर है सी, प्राप्तांकों की बारंबारता। ठीक है। निर्देशों की वस्तुनिष्ठता नहीं, मापन का उद्देश्य नहीं, गणना की समरूपता नहीं, बल्कि बारंबारता, प्राप्तांकों की बारंबारता, यही आपका विश्वसनीयता की अवधारणा आती है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें डी, MMPI, यही जो है प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, बल्कि बाकी प्रक्षेपी परीक्षण का TAT या CT, डायमैन यह है। चलिए अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है आपके हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। किसने? हार्वर्ड गार्डनर किया था। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने प्रत्येक व्यक्ति को अनेक बुद्धियों के एक विशिष्ट संयोजन के रूप में देखते हैं। चलिए देखिए, NCF 2025 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का प्रशिक्षण,
कक्षा कक्ष का अधिगम, या बालक के चिंतन पर गणितीयकरण, या गणित की विषय वस्तु। इसमें जो आंसर होगा आपका वो सी है, बालक के चिंतन का गणितीयकरण करना। जहाँ डिस्कशन की ज़रूरत पड़ी है मैं वहाँ बता दे रहा हूँ जितना भी ज़रूरत है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन बी होगा, क्रिया प्रसूत। जिसमें आप दंड के माध्यम से अधिगम को सिखाते हैं, देते हैं, तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्रिया प्रसूत के अंतर्गत आता है। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन पुनर्बलन के साथ संबंधित है। स्किनर ने पुनर्बलन के दो प्रकार बताया, सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है ए, पूर्व अनुभव। उस बालक के पास क्या अनुभव होगा जब अभी वह बालक ही है, इसलिए पूर्व अनुभव जो है बालावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष कार्यक्रम प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण को परिकल्पित किया जाता है? बताइए। तो आंसर जो होगा वह 30, सी, उपलब्धि। क्या होगा? उपलब्धि। जो कोई विशेष कार्यक्रम प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण परिकल्पित किए जाते हैं, तो वह है उपलब्धि। गैरीसन, उपलब्धि परीक्षा बालक के वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान का सीमा का मापन करती है। चलिए, क्वेश्चन है लास्ट दिस क्वेश्चन, देखिए, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? विकास की कौन सी ऐसी अवस्था आती है जब एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो इसका जो आंसर आपको बताना है वह है वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शिशु अवस्था में। तो आंसर हो आपका किशोरावस्था में। जब आदमी किशोरावस्था आता था तो अपने सारी चीज़, बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में पलना शुरू हो जाता है। तो धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए पूरा।
अगला वीडियो जिसके बाद जो पेपर है 2018 में आया है उसको सॉल्व कराना है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जय हिंद।